Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about sign and symptom and management of Parkinson disease in the Unit 3 of Neuropsychology. So last lecture में हम Parkinson disease का introduction, causes and risk factors कर चुके हैं. आज हम sign and symptom के बारे में बात करेंगे. Parkinson disease sign and symptom can be different for everyone. Early signs may be mild and go unnoticed. तो पार्किंसन डिजीज के साइन एंड सिम्टम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं और पार्किंसन डिजीज के अर्ली साइंस या सिम्टम जो हैं वो बहुत ही माइल्ड लेवल के हो सकते हैं और पॉसिबिलिटीज हैं कि व्यक्ति नोटिस भी ना करें उन सिम्टम्स को. Symptoms often begin on one side of your body and usually remain worse on that side even after symptoms begin to affect both sides. तो जनरली जो सिम्टम हैं पार्किंसन डिजीज के वो बॉडी के एक ही हिस्से में होने स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उस एक हिस्से में सिम्टम और ज्यादा वर्स्ट होते चले जाते हैं, यानी सिम्टम और ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं और एक टाइम आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि पर्सन की बॉडी की लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ही अफेक्ट होने लग जाए. पार्किंसन साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड tremor. A tremor or shaking usually begin in a limb, often your hand or fingers. You may rub your thumb and forefinger back and forth, known as a pill rolling tremor. Your hand may tremble when it is at rest. तो पार्किंसन डिजीज में नॉर्मली जो साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं उनमें से एक सिम्टम जो कॉमनली देखा जाता है उसका नाम है ट्रेमर. तो ट्रेमर एक शेकिंग की कंडीशन होती है, जनरली किसी भी पर्सन के लिम्स में ज्यादातर देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति के हाथ और उंगलियों में एक शेकिंग मोमेंट जनरली देखी जाती है. ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने अंगूठे और फोर फिंगर को एक दूसरे से रब करता हुआ देखा जाता है या फिर एक मतलब अजीब सी रोलिंग कंडीशन में शेक करता हुआ अपने अंगूठे और उंगलियों को देखा जा सकता है. व्यक्ति अपने हाथ की अंगूठे और उंगलियों को रोलिंग की सिचुएशन में रब करता हुआ देखा जा सकता है और ये जो कंडीशन होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, यानी पर्सन का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है. उसके हाथ में ये कंडीशन ऑटोमेटिकली होती है जिसको ट्रेमर के नाम से जाना जाता है. और जनरली व्यक्ति जब रेस्ट कर रहा होता है यानी वो आराम से लेटा हुआ है तो भी उसके हाथ में इस तरह की रोलिंग मोमेंट देखी जा सकती है जिसमें वो अपने अंगूठे और फोर फिंगर्स को रब करते हुए एक तरह से रोलिंग की कंडीशन में रब करता है. सेकंड है स्लोड मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया भी कहा जाता है इसको. ओवर टाइम पार्किंसन डिजीज में स्लो योर मूवमेंट, मेकिंग सिंपल टास्क डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. योर स्टेप्स में बिकम शॉर्टर व्हेन यू वॉक. तो स्लो मूवमेंट जिसको ब्रेडिकाइनेसिया के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है पार्किंसन डिजीज जिस व्यक्ति को है उसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है और व्यक्ति के जो स्टेप्स हैं चलते समय वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा छोटे स्टेप्स हो जाते हैं, यानी व्यक्ति बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलता है नॉर्मल कंडीशन में जब वो था उसकी बजाय. व्यक्ति के लिए अपने सिंपल से टास्क करने भी डिफिकल्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको एक नॉर्मल सा टास्क करने में भी. इट मे बी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ अ चेयर, यू मे ड्रैग योर फीट एज यू ट्राई टू वॉक. तो एक टाइम ऐसा आ सकता है व्यक्ति के साथ कि उसको कुर्सी से उठने में भी परेशानी हो सकती है और चलने के लिए उसको अपने पैर उठाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हो सकती है, यानी कि वो अपना पैर ही ना उठा पाए चलने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है पार्किंसन डिजीज के सिम्टम अगर वर्स्ट कंडीशन में चले जाएं तो.
नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है वो है रिजिड मसल्स. मसल स्टिफनेस में अकर इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. द स्टिफ मसल्स कैन बी पेनफुल एंड लिमिट योर रेंज ऑफ मोशन. तो व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं शरीर की वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं मांसपेशियां. शरीर में किसी भी शरीर के किसी भी भाग में मांसपेशियों में स्टिफनेस या अकड़न आ सकती है. और वो स्टिफनेस मसल्स की काफी ज्यादा पेनफुल होती है व्यक्ति के लिए, जो उसके मूवमेंट और मोशन को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देती है, क्योंकि जैसे ही वो मूवमेंट करता है तो उसको पेन फील होता है. Impaired posture and balance. Your posture may be become stooped and you may have balance problem as a result of Parkinson disease. तो व्यक्ति का जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा इम्पेयर हो सकता है और व्यक्ति इम्बैलेंस हो सकता है, यानी चलने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है. जब वो चलने की कोशिश करेगा तो वो गिर सकता है. तो ये सारी दिक्कतें व्यक्ति में आ सकती हैं. Loss of automatic movement. You may have a decreased ability to perform unconscious movement, including blinking, smiling or swinging your arm when you walk. तो नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन में जो एक ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं, हम ऑटोमेटिकली स्माइल करते हैं, चलते हुए हमारे हाथ स्विंग करते हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है हमारी बॉडी के वो लॉस हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज में. और व्यक्ति में अनकॉन्शियस मूवमेंट या जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं वो बहुत कम होते हुए दिखाई देते हैं. वो ब्लिंकिंग करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, यानी नॉर्मली वो ब्लिंक करते हुए नहीं दिखाई देंगे, स्माइल बहुत कम करेंगे और चलते हुए उनके हाथ स्विंग नहीं करेंगे. Speech changes. You may speak softly, quickly, slur or hesitate before talking. तो नॉर्मली पर्सन को बोलने में भी दिक्कत होती है, उसके स्पीच में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ही ज्यादा आराम से वो बोलेगा, जल्दी बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा ना जाऊं बात करते समय. तो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करेगा ताकि जल्दी से अपनी बात को फिनिश कर दे. और उसकी बातें कई बार हो सकता है कि हमें समझ ना आए, बीच में जो भी सेंटेंस वो बोल रहा है वो कंप्लीट ना कर पाए, बीच में कोई वर्ड उसका कट सकता है बोलते बोलते. और इस तरह की चीजें जब उसके साथ होने लगती हैं तो पर्सन हेजिटेट करने लग जाता है बोलने में. तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ही कम बोलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Your speech may be more of a monotone rather than have the usual inflections. तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हमारे स्पीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं. हम किसी भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को कभी हम तेज करते हैं, कभी हम स्लो करते हैं, कभी सॉफ्टली बात करते हैं हम, कभी क्विकली बात करते हैं. तो इस तरीके के जो चेंजेस नेचुरली होते हैं हमारी स्पीच में वो सब देखने को नहीं मिलते हैं. पर्सन की जो स्पीच है या वॉइस है वो एकदम मोनोटोन हो जाती है, एक ही टोन में वो बोलता हुआ दिखाई देगा बिल्कुल. नेक्स्ट है राइटिंग चेंजेस. इट में बिकम हार्ड टू राइट एंड योर राइटिंग में अपीयर स्मॉल. तो लिखने में भी प्रॉब्लम व्यक्ति को आने लग जाती है, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की थी कि व्यक्ति को हर एक मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है धीरे धीरे. तो क्योंकि राइटिंग में पर्सन का हैंड काम करता है वहां, तो उसके हैंड कोऑर्डिनेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, थंब और फिंगर्स के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है. तो पर्सन को लिखने में प्रॉब्लम होती है और कई बार बहुत ही छोटा छोटा लिखता हुआ वो दिखाई देता है अगर लिख भी रहा है तो. तो यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पार्किंसन डिजीज की, कि पार्किंसन डिजीज में किस तरह के कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं. तो अभी जैसा हमने साइन एंड सिम्टम में बात की कि नॉर्मली कुछ एक जो है इस तरह के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट व्यक्ति में होने लग जाते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसा हमने बात करी थी अभी ट्रेमर्स की. और दूसरा जो वो मूवमेंट करना चाह रहा है वो नहीं कर पाता है. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाते हैं पर्सन के, कि जिन मूवमेंट को या जिन डेली रूटीन के अपने कामों को वो करता था उनको नहीं कर पाता है, और उसमें ऑटोमेटिकली अनवांटेड मूवमेंट कुछ एक होने लग जाते हैं. तो अब हम उन्हीं साइन एंड सिम्टम की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या पार्किंसन डिजीज में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं पर्सन को, वो हम देखते हैं. पार्किंसन डिजीज इज ऑफन अकम्पनीड बाय दीज एडिशनल प्रॉब्लम व्हिच मे बी ट्रीटेबल. तो कुछ और व्यक्ति में साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स जो एक मेन साइन एंड सिम्टम है
पार्किंसन डिजीज की। उसके अलावा भी कुछ एक एडिशनल प्रॉब्लम व्यक्ति में पार्किंसन डिजीज में देखी जाती है जो कि ट्रीटेबल हैं, जिनको ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट है थिंकिंग डिफिकल्टीज। You may experience cognitive problem, dementia and thinking difficulties. तो पर्सन को संज्ञानात्मक समस्याएं और थिंकिंग से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। व्यक्ति को डिमेंशिया हो सकता है, यानी मेमोरी लॉस हो सकता है, पर्सन को हो सकता है उसको चीजें याद ना रहें। These usually occur in the later stages of Parkinson disease. Such cognitive problem are not very responsive to medication. तो थिंकिंग डिफिकल्टीज और कोग्निटिव प्रॉब्लम यानी संज्ञानात्मक समस्याएं व्यक्ति में ज्यादातर जो लास्ट स्टेज होती हैं पार्किंसन डिजीज की, उसी में देखने को मिलती हैं। और जनरली जो कोग्निटिव प्रॉब्लम या संज्ञानात्मक समस्याएं होती हैं उनको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता है। इनके लिए कुछ एक थेरेपीज यूज की जा सकती है जिनकी सहायता से थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता है कोग्निटिव प्रॉब्लम को और थिंकिंग एबिलिटीज को। Next है depression and emotional changes. You may experience depression sometime in the very early stages. तो कई बार early stages of Parkinson disease में व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि एकदम से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। उसको जो साइन एंड सिम्टम व्यक्ति में आते हैं उसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेस फील कर सकता है और डिप्रेशन उसमें आ सकता है। Receiving treatment for depression can make it easier to handle the other changes of Parkinson disease. तो अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए डिप्रेशन का, जिसकी वजह से वो पार्किंसन डिजीज से ओवरकम या फिर उसको टैकल कर सकता है। You may also experience other emotional changes such as fear, anxiety or loss of motivation. Doctors may give you medication to treat these symptoms. इसके अलावा व्यक्ति में इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, यानी संवेगात्मक बदलाव उसमें हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको डर लग सकता है, एंजाइटी उसमें हो सकती है, मोटिवेशन की कमी हो सकती है। तो इन सब चीजों को डॉक्टर से सलाह लेके मेडिकेशन या थेरेपीज लेके ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है swallowing प्रॉब्लम। यू मे डेवलप डिफिकल्टीज विद swallowing एज योर कंडीशन प्रोग्रेस। तो पर्सन को कई बार निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है खाने को। जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है पार्किंसन डिजीज की, जैसे जैसे कंडीशन वर्स्ट होती है वैसे वैसे व्यक्ति को खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्लाइवा में accumulate in your mouth due to slowed swallowing leading to drooling। तो क्योंकि स्वेलोइंग या निगलने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, इसकी वजह से व्यक्ति के मुंह से स्लाइवा बाहर निकल सकता है। च्यूइंग एंड ईटिंग प्रॉब्लम। तो व्यक्ति को चबाने में और खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट स्टेज पार्किंसन डिजीज अफेक्ट्स द मसल इन योर माउथ मेकिंग च्यूइंग डिफिकल्ट। दिस कैन लीड टू चोकिंग एंड पुअर न्यूट्रिशन। तो पार्किंसन डिजीज की जो लेट स्टेज होती है उनमें व्यक्ति की मुंह की मसल्स काफी ज्यादा अफेक्ट होती हैं, जिससे व्यक्ति को चबाने में दिक्कत होती है और खाना खाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को खाना खाते समय चोकिंग हो सकती है, यानी कि खाना उसको लगता है कि गले में अटक गया है। और क्योंकि वो चोकिंग की वजह से या ठीक से चबा नहीं पाने की वजह से खाना नहीं खा पाता है, इसी वजह से उसमें न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। Sleep problems and sleep disorders. People with Parkinson disease often have sleep problem, including waking up frequently throughout the night, waking up early or falling asleep during the day. तो व्यक्ति को स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है और कई तरह के स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की कंडीशन वर्स्ट होती है वैसे वैसे व्यक्ति को स्लीप प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती हैं। पॉसिबल है कि व्यक्ति जो है वो पूरी रात ही ना सोए, या फिर अगर सो भी रहा है तो बार बार उसकी आंख खुल रही है, या फिर अगर सो गया है तो बहुत जल्दी वो उठ गया है और दिन में उसको नींद आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति में देखी जाती हैं। तो अगर किसी तरह का स्लीप डिसऑर्डर व्यक्ति में हो गया है, फॉर एग्जाम्पल उसको एपनिया है या फिर उसको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही है या फिर स्लीप वॉकिंग है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैडर प्रॉब्लम। Parkinson disease may cause bladder problem, including being unable to control urine or having difficulty urinating.
तो कई बार ब्लैडर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। जो भी पेशेंट है पार्किंसन डिजीज का, वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको यूरिनेटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। मैनी पीपल विद पार्किंसन डिजीज डेवलप कॉन्स्टिपेशन मेनली ड्यू टू ए स्लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो पार्किंसन डिजीज में व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्लो हो जाता है व्यक्ति का, और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ना करने की वजह से व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। You may also experience blood pressure changes. You may feel dizzy or lightheaded when you stand due to a sudden drop in blood pressure, orthostatic hypotension. तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में ब्लड प्रेशर चेंजेस भी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। ये पॉसिबल है कि पर्सन में ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उसको अचानक से ही डिजीनेस फील होने लग जाए, उसको धुंधलापन लगने लग जाए, एकदम से लाइट हेडेडनेस उसको फील हो। तो इस तरह की ब्लड प्रेशर में फ्रीक्वेंटली चेंजेस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्मेल डिसफंक्शन। You may experience problem with your sense of smell. You may have difficulty identifying certain odors or the difference between odors. तो पर्सन की स्मेल करने की जो एबिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार पर्सन किसी पर्टिकुलर खुशबू को या किसी भी पर्टिकुलर स्मेल को पहचान नहीं पाता है, और कई बार किन्हीं भी दो स्मेल में डिफरेंस नहीं कर पाता है। Next complication is fatigue. Many people with Parkinson disease lose energy and experience fatigue, especially later in the day. The cause is not always known. तो ज्यादातर पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में एनर्जी बहुत ही कम रहती है और वो फटीग या थका हुआ महसूस करते हैं। ज्यादातर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन के खत्म होने के साथ साथ उनकी फटीग लेवल जो है उनका वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उनकी फटीग या थकान का लेवल भी ज्यादा होता जाएगा। तो अभी तक इसका पर्टिकुलर कोई कोज नहीं मिल पाया है कि क्यों इन पेशेंट को थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है पेन। सम पीपल विद पार्किंसन डिजीज एक्सपीरियंस पेन आइदर इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ देयर बॉडीज और थ्रू आउट देयर बॉडीज। तो कई बार पार्किंसन डिजीज के पेशेंट पेन भी एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन फील करते हैं और कई बार ओवरऑल बॉडी एक भी उनको फील हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। सम पीपल विद पार्किंसन डिजीज नोटिस अ डिक्रीज इन सेक्सुअल डिजायर और परफॉर्मेंस। तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी जनरली देखे जाते हैं। उन लोगों में सेक्सुअल डिजायर काफी ज्यादा कम हो जाती है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी काफी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज की। Although there is no cure for Parkinson disease, medicine, surgical treatment and other therapies can often relieve some symptom. हालांकि पार्किंसन डिजीज का कोई इलाज नहीं है, यानी कि कंप्लीटली पार्किंसन डिजीज को खत्म नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ एक मेडिसिन की हेल्प से, कुछ एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से और थेरेपीज की हेल्प से पेशेंट को रिलीव दिलाया जा सकता है, यानी उसको उसके कुछ एक सिम्टम को कम किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है उसके सिम्टम को, ताकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं मेडिसिन फॉर पार्किंसन डिजीज की। मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पार्किंसन इंक्लूड ड्रग्स दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, ड्रग्स दैट अफेक्ट अदर ब्रेन केमिकल इन द बॉडी, ड्रग दैट हेल्प कंट्रोल नॉन मोटर सिम्टम्स। तो जनरली जो मेडिसिन पार्किंसन डिजीज में दी जाती हैं वो यहाँ बताई गई हैं किस तरह की ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती हैं। तो एक तो पार्किंसन डिजीज में पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो, क्योंकि मेन कोज जो रहता है पार्किंसन डिजीज का वो डोपामिन लेवल का ब्रेन में कम होना ही रहता है। तो पेशेंट को ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाए और उसके सिम्टम कुछ कम हो जाए। ड्रग्स दैट अफेक्ट अदर ब्रेन केमिकल इन द बॉडी, इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं जो कि उसकी बॉडी में दूसरे जो ब्रेन केमिकल्स हैं जो कि पार्किंसन डिजीज को अफेक्ट कर रहे हैं उनको बैलेंस करें या फिर उनके ऊपर कोई
अफेक्ट डालने वाली दवाइयां दी जाती हैं। थर्ड जो है ड्रग दैट हेल्प कंट्रोल नॉन मोटर सिम्टम, तो जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती हैं। The main therapy of Parkinson is levodopa, also called L-dopa. तो यहाँ मेडिसिन की ही बात हो रही है। तो मेडिकेशन में मेनली जो पार्किंसन में ड्रग या मेडिसिन दी जाती है उसका नाम है लेवोडोपा, जिसको एल डोपा के नाम से भी जाना जाता है। नर्व सेल यूज लेवोडोपा टू मेक डोपामिन टू रेप्लेनिश द ब्रेन्स ड्रिलिंग सप्लाई। तो नॉर्मली जो लेवोडोपा है उसका यूज हमारे ब्रेन में डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। यूजुअली पीपल टेक लेवोडोपा अलोंग विद अनदर मेडिकेशन कॉल्ड कार्बिडोपा। तो जनरली देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लेवोडोपा को कार्बिडोपा नाम की एक मेडिसिन के साथ जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। कार्बिडोपा प्रिवेंट और रिड्यूसेस सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ लेवोडोपा थेरेपी। तो कार्बोडोपा जो है वो लेवाडोपा की साइड इफेक्ट को कम करती है। फॉर एग्जांपल लेवाडोपा के जो साइड इफेक्ट जनरली देखे जाते हैं वो है नोजिया, वोमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर और रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए जनरली कार्बिडोपा नाम की मेडिकेशन लेवाडोपा के साथ में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं and reduce the amount of levodopa needed to improve system। और धीरे धीरे जो है जैसे इम्प्रूवमेंट होने लगती है पेशेंट में तो डॉक्टर धीरे धीरे डोजेस को कम करते चले जाते हैं। People with Parkinson should never stop taking levodopa without telling their doctor. Suddenly stopping the drug may have serious side effects such as being unable to move or having difficulty breathing। तो पेशेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी लेवाडोपा को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक से बिना डॉक्टर की सलाह के लेवाडोपा को बंद करने से सीरियस साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जिनमें से कि एक साइड इफेक्ट है कि पॉसिबल है कि व्यक्ति बिल्कुल ही मूव ना कर पाए और उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही पेशेंट को करना चाहिए। Other medicines used to treat Parkinson's symptom include dopamine agonists to make the role of dopamine in the brain। दूसरी जो कुछ एक मेडिसिन यहाँ बताई गई हैं जो पार्किंसन के सिम्टम को कम करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज की जाती है, उनमें एक है डोपामिन अगोनिस्ट मेडिसिन है, जिनको यूज किया जाता है डोपामिन के लेवल को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है MAO-B इनहिबिटर्स। MAO-B इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है स्लो डाउन एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डोपामिन इन द ब्रेन। ऐसे एंजाइम को स्लो डाउन करने के लिए जो कि डोपामिन के लेवल को कम करते हैं, उसके लिए MAO-B इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। COMT इनहिबिटर टू हेल्प ब्रेक डाउन डोपामिन। तो COMT इनहिबिटर भी MAO-B इनहिबिटर की तरह डोपामिन के ब्रेक डाउन को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। एमेंटाडाइन एन ओल्ड एंटीवायरल ड्रग टू रिड्यूस इनवॉलेंटरी मूवमेंट। तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने ट्रेमर्स की बात की थी, ट्रेमर्स में पिल रोलिंग मूवमेंट होते हैं, थंब और फोर फिंगर्स को रब करने लगता है व्यक्ति। तो इस तरह की इनवॉलेंटरी मूवमेंट या अनचाहे जो मूवमेंट होते हैं व्यक्ति के शरीर में, उनको कम करने के लिए एमेंटाडाइन नाम की एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स टू रिड्यूस ट्रेमर्स एंड मसल रिजिडिटी। इसी तरीके से ट्रेमर्स यानी इनवॉलेंटरी मूवमेंट और जो मसल्स में मांसपेशियों में जो अकड़न आ जाती है उसको कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि एक तरह का सर्जिकल treatment है for people with Parkinson who don't respond well to medication. Deep brain stimulation और DBS may be appropriate। तो जिन लोगों में मेडिसिन या दवाइयां ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं या असर नहीं कर रही हैं, उन लोगों में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या DBS भी कहा जाता है, जिसको ये किया जाता है। DBS is a surgical procedure that surgically implant electrode into part of the brain and connect them to a small electrical device implanted in the chest।
तो डीबीएस एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है और इस सर्जिकल प्रोसीजर में क्या किया जाता है, ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है और जो कि चेस्ट में इम्प्लांट किए गए एक छोटे से इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। वो ब्रेन में इम्प्लांट किए हुए इलेक्ट्रोड जो हैं वो पर्सन की चेस्ट में इम्प्लांट किए हुए इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अंदर। द डिवाइस एंड इलेक्ट्रोड्स पेनलेसली स्टिमुलेट द ब्रेन इन अ वे दैट हेल्प स्टॉप मेनी ऑफ द मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम ऑफ पार्किंसन सच एज ट्रेमर, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड रिजिडिटी। तो ये जो डिवाइस है और जो इलेक्ट्रोड है वो बिना पेन महसूस करवाए पर्सन के ब्रेन को या मस्तिष्क को इस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं कि पर्सन में जो भी अनवांटेड मूवमेंट हो रहे थे, व्यक्ति में जो इस तरह के मूवमेंट हैं कि जिनको कम किए जाने की जरूरत है, उनको कम करने में या रोकने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेमर है, मूवमेंट में स्लोनेस जो हो जाती है उसको कम करने के लिए, और व्यक्ति के शरीर में रिजिडिटी या अकड़न को कम करने के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है अदर थेरेपीज। Other therapies may be used to help with Parkinson disease symptom. They include physical therapy, occupational and speech therapies, which help with gait and voice disorders, tremors, and rigidity, and decline in mental functions. तो मेडिकेशन एंड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अलावा कुछ एक और थेरेपीज पार्किंसन डिजीज के सिम्टम को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। इनमें नॉर्मली फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। ये सारी जो थेरेपी हैं ये यूज की जाती हैं और इन थेरेपीज की हेल्प से पर्सन के जो मूवमेंट डिसऑर्डर उसमें जो होते हैं या जो मूवमेंट में जो असंतुलन या डिसफंक्शन होता है, उसकी स्पीच में डिसफंक्शन होते हैं, ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, उसको बॉडी में अकड़न होती है, या फिर उसमें मेंटल डिसफंक्शन हो गए हैं किसी तरह के, यानी मानसिक रूप से परेशानी उसको हो रही है कोई, तो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए पर्सन को ये सारी थेरेपीज दी जाती हैं। Other supportive therapies include a healthy diet and exercises to strengthen muscle and improve balance. इसके अलावा जो supportive therapies है उसमें आता है healthy diet। पर्सन को healthy diet देनी चाहिए ताकि उसको सारे न्यूट्रिशन ठीक से मिल सके, और है कि रेगुलर उसको एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए जिससे उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सके और पर्सन को बैलेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प मिले। पार्किंसन डिजीज टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।